हेलो बच्चों, मैं कपिल। आज मैं आपको एक और ट्रायल क्लास दे रहा हूँ कॉस्ट अकाउंट की। कॉस्ट अकाउंट में मैं आपको चैप्टर्स कराऊंगा ये सारे: कॉस्ट शीट, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, मटेरियल, ओवरहेड्स, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस और डायरेक्ट लेबर। बजट कॉस्टिंग आपके कोर्स में नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 2008-9 से इंट्रोड्यूस हुआ था बीकॉम प्रोग्राम में। पहले ये ऑनर्स में होता था। और ऑपरेटिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग भी 2008-9 से इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले ये बीकॉम ऑनर्स में होता था। और बजट आपके कोर्स में पहले होता था प्रोग्राम में, लेकिन जब से सेमेस्टर सिस्टम हुआ है तो ये बजट हटा दिया गया है। तो आज मैं कराऊंगा तो मैं आपको ये सारे ही गूगल मीट ऐप पे क्लास लेकर के ऑनलाइन, लेकिन आज मैं आपको करा रहा हूँ ट्रायल क्लास में सेकंड चैप्टर रिकॉन्सिलेशन। तो रिकॉन्सिलेशन मैं लिख देता हूँ पहले। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम कब बनाते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक्चुअली दो अलग अलग अकाउंट्स को टैली किया जाता है, उनको कंपेयर किया जाता है, और दोनों अकाउंट्स में से किसी एक अकाउंट में अगर गलती है तो उस गलती को ठीक करते हैं। तो ठीक करते हैं इसके माध्यम से, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के माध्यम से। अब गलती किस किस अकाउंट में हो जाती है मैं आपको बताता हूँ। दो अकाउंट्स होते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट। तो इसमें जैसे किसी कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, उसके खर्चे, उसकी इनकम्स, तो उन सभी का जो डिटेल होती है खर्चे की और इनकम की, वो दो अलग अलग अकाउंटेंट्स को दिया जाता है और उनसे दोनों से कहा जाता है कि इस कंपनी का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो। तो एक अकाउंटेंट तो होता है कॉस्ट अकाउंटेंट, तो वो कॉस्ट शीट बना करके उस कंपनी के प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। और एक बनाता है फाइनेंशियल अकाउंट के तरीके से, यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, तो उससे वो प्रॉफिट बताएगा कंपनी का। तो जब कंपनी एक है और उस एक कंपनी ने अपने सेम डाटा दोनों लोगों को दिए हैं, तो प्रॉफिट भी सेम आना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये प्रॉफिट सेम नहीं आता है, डिफरेंट आ जाता है। तो अगर दोनों ही लोगों को हमने सेम इन्फॉर्मेशन दी है तो प्रॉफिट अलग कैसे आ गए? तो प्रॉफिट अलग आने का कारण क्या होता है कि दोनों में से किसी एक अकाउंटेंट ने कोई खर्चा ज़्यादा लिख दिया दूसरे से। जैसे मान लीजिए कंपनी ने सैलरी दी, तो सैलरी खर्चा है कंपनी का, तो सैलरी दी 10,000, तो सैलरी कॉस्ट अकाउंटेंट ने तो सैलरी 10,000 ही लिखी, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने गलती से वो 10,000 की जगह 12,000 लिख दी। तो 2,000 का डिफरेंस हो गया। तो इसलिए दोनों के प्रॉफिट में से एक का प्रॉफिट ठीक निकलेगा और दूसरे का गलत निकल जाएगा, क्योंकि दूसरे ने इन्फॉर्मेशन में खर्चे ही गलत लिखे हैं। तो इसी वजह से ये रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है कि दोनों के अकाउंट्स टैली किए जाते हैं, और टैली करके किसी एक ने अगर खर्चा ज़्यादा लिख दिया, हो सकता है कॉस्ट अकाउंटेंट ने खर्चा ज़्यादा लिख दिया, या हो सकता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने खर्चा ज़्यादा लिख दिया। दोनों में से कोई एक तो ठीक लिखता है लेकिन दूसरा गलत लिख देता है। तो क्या क्या गलतियाँ हुई उनको फिर एक एक करके टैली किया जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आपने बहुत पहले पढ़ी होगी 11th क्लास में, कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कैसे बनता है। छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने में बड़ी हेल्प करेगा ये अकाउंट आपकी। बड़ा बेसिक सा है। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम ओपनिंग स्टॉक। मान लीजिए 1000। फिर गुड्स परचेज़ किया, परचेज़, जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसने रॉ मटेरियल परचेज़ किया मैन्युफैक्चर करने के लिए, मान लीजिए 3000 का। उसके बाद वेजेस दी लेबर्स को, क्योंकि लेबर ही प्रोडक्शन में काम करते हैं, तो उनको वेजेस दे दी मान लीजिए 2000। और यहाँ पे और भी कोई खर्चा ले लीजिए, जैसे कैरेज
मान लीजिए 4,000 रुपये, और इधर सेल्स है मान लीजिए 15,000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए 10,000 रुपये। तो कैलकुलेशन करेंगे हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट की, तो इनका डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट CD। फिर इसी ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये बन जाता है ग्रॉस प्रॉफिट BD। कितने रुपए अभी पता चल जाएगा। ये हो गया 25,000 रुपये, ये हो गया 1 और 3 4 और 2 6 और 4 10, 25 में से घटाएंगे आप तो 15,000 रुपये आ जाएगा। टोटल दोनों साइड का 25 हो गया। अब ये ट्रांसफ़र इधर कर देंगे। अब कुछ खर्चे यहाँ भी आते हैं। यहाँ पर सारे खर्चे आते हैं डायरेक्ट खर्चे। डायरेक्ट खर्चे उन खर्चों को कहते हैं जो प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं, और जो सेल से जुड़े होते हैं वो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। तो वो आएंगे यहाँ पर, जैसे सैलरी दी सेल्समैन को मान लीजिए 5,000 रुपये, मान लीजिए डेप्रिसिएशन लग गई फर्नीचर पे या मशीनरीज पर 7,000 रुपये। और भी यहाँ पे चीज़ आ जाती हैं, जैसे बैड डेप्ट्स, कुछ ग्राहकों को सामान बेचा, वो पैसे लेकर के चले गए और आए नहीं कभी, तो 1,000 रुपीज़ ये हो गया। और भी यहाँ पे चीज़ें आ सकती हैं, जैसे इंश्योरेंस, रेंट, टैक्स जो गवर्नमेंट को देते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। मान लीजिए 2,000 है, ये 500 है, और टैक्स भी मान लीजिए 100 है। टोटल करते हैं, इधर का टोटल है 15,000 और इधर का टोटल है 5 और 7 12, 13 और 2 15। इसको थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, 200 रुपये कर देता हूँ ताकि प्रॉफिट निकल के आए। तो 12 और 13 तो यहीं तक हो गए, प्लस 200 और 500 हो गए आपके 700 और एक 800, तो ये हो गए 800 रुपये ये। तो टोटल हो गए 13,800 इधर का टोटल, और उधर का टोटल आ रहा था 15,000, तो डिफरेंस आ गया 1200। तो 1200 रुपये का हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ, ये अकाउंट बनाने का मेरा जो पर्पस था वो ये है कि ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बनाया है, इधर मैंने डेबिट में खर्चे लिखे हैं, ये हमारी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो यहाँ जो डेबिट साइड है, इधर खर्चे आते हैं और इधर इनकम आती हैं। जैसे डिविडेंड मिला कंपनी को तो यहाँ लिख देंगे, और भी कहीं से पैसा रिसीव हुआ तो इधर आ जाएगा। कमीशन मिला, जैसे डिस्काउंट मिला, रिसीव वाली चीज़ें यहाँ और पेमेंट वाली चीज़ें यहाँ। अब मैं आपको ये बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अभी हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ रहा है 1200, तो ये 1200 आ रहा है। अगर मान लीजिए डेबिट साइड में से कोई खर्चा बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए सैलरी यहाँ पर गलती से 6,000 लिख दी 5,000 की जगह, तो फिर ये हमारा जो नेट प्रॉफिट है ये बढ़ेगा या घटेगा? जब खर्चा बढ़ता है तो नेट प्रॉफिट घट जाता है। तो ये अगर यहाँ पे हमने गलती से 6,000 लिख दिया इसको, तो ये फिर 1200 नहीं आएगा, फिर ये 200 रुपये आएगा। या इधर हमने कोई और गलती कर दी, मान लीजिए यहाँ पे 1,000 की जगह मैंने 1,500 लिख दिया, तो 1,500 खर्चा बढ़ गया, तो 1,500 मतलब 1,500 हो गया, 500 रुपये खर्चा बढ़ा दिया, तो 500 रुपये अगर खर्चा बढ़ गया, ये 1,000 से 1,500 हो जाएगा, तो ये प्रॉफिट घट जाएगा, ये फिर 700 रह जाएगा, 500 रुपये कम हो जाएगा। यानी यहाँ से आपने क्या सीखा कि अगर खर्चे बढ़ते हैं, यानी एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज़ होते हैं, ऊपर की तरफ एरो है, इंक्रीज़ होते हैं, तो प्रॉफिट हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। आपने ये चीज़ सीखी। अच्छा, अगर मान लीजिए ये क्रेडिट की साइड है, क्रेडिट की साइड में सारी इनकम्स आती हैं। अगर कोई इनकम हमारी बढ़ गई, जैसे सेल हमारी इनकम है, तो ये 15,000 है अभी, अगर मान लीजिए ये गलती से 15 की जगह 16 लिख दी हमने, तो हमारा प्रॉफिट पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? देखो, अगर ये 15 की जगह हमने 16 लिख दी, तो ये टोटल 26 हो जाता, और 26 में से जब इन सबको घटाते तो ये प्रॉफिट बढ़ के ग्रॉस प्रॉफिट 15 की जगह 16 हो जाता, फिर ये 16 यहाँ ट्रांसफ़र होता, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी बढ़ता। ये 1,200 रुपये जो प्रॉफिट है ये बढ़ जाता। ये 12
100 की जगह 2200 हो जाता। यानी अगर आपने इनकम साइड गलती से बढ़ा दी तो आपका इसका इफेक्ट पड़ेगा कि प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। यानी इससे आपने क्या सीखा कि अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, अब इन्हीं बातों को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अगर खर्चा बढ़ गया, ये एक तरह से मैंने फाइनेंशियल अकाउंट बनाए हैं। कॉस्ट अकाउंट कैसे बनते हैं, कॉस्ट शीट बनती है उसमें, तो कॉस्ट शीट में भी पैटर्न वही रहेगा। कॉस्ट शीट में भी खर्चे होते हैं, अगर कॉस्ट शीट का खर्चा बढ़ गया तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसी तरह अगर फाइनेंशियल का भी कोई खर्चा बढ़ गया तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। कहने का मतलब खर्चा चाहे कॉस्ट शीट में बढ़े तो भी कॉस्ट शीट का प्रॉफिट घट जाएगा, और अगर फाइनेंस का कोई खर्चा बढ़ता है तो फाइनेंस का प्रॉफिट घट जाएगा। यानी अभी हम इस अकाउंट के अंदर हैं, तो अगर इस अकाउंट में कोई खर्चा बढ़ता है तो इसका प्रॉफिट घट जाएगा ये, और अगर इनकम बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अब हम इसका ना उल्टा पढ़ते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर मान लीजिए खर्चा बढ़ रहा है तो प्रॉफिट घट रहा है, अगर मान लो खर्चा घट रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे खर्चा सैलरी मैंने लिखा है 5000, अगर ये 5000 की जगह 4000 लिख दिया जाता गलती से तो घट गया यानी 1000, तो इसकी वजह से ना ये प्रॉफिट 2200 हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। यानी खर्चा घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इसी का उल्टा। जैसे खर्चा बढ़ रहा है तो प्रॉफिट घट रहा है, लेकिन अगर खर्चा घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी अगर खर्चा, यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, अगर एक्सपेंस घटते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है कि प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर इनकम कम लिख दी या घट गई तो प्रॉफिट भी उसकी वजह से घट जाएगा। दोनों में, फाइनेंस में भी यही रूल है और कॉस्ट अकाउंट में भी यही रूल है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर खर्चा बढ़ेगा फाइनेंस का तो प्रॉफिट घटेगा फाइनेंस का, अगर इनकम बढ़ेगी फाइनेंस की तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा फाइनेंस का, अगर खर्चा घटेगा फाइनेंस का तो प्रॉफिट बढ़ेगा फाइनेंस का, अगर इनकम घटेगी फाइनेंस की तो प्रॉफिट भी घटेगा फाइनेंस का। अब कॉस्ट में भी यही बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कॉस्ट में भी सेम रूल है। अगर एक्सपेंसेस कॉस्ट शीट में आपने ज़्यादा लिख दिए हैं, जितने थे उससे ज़्यादा लिख दिए, तो उसका प्रॉफिट घट जाएगा कॉस्टिंग का। और अगर कॉस्टिंग में इनकम बढ़ गई तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यानी कॉस्टिंग के लिए भी वही रूल है, फाइनेंस के लिए भी यही रूल है। तो अब हम इसको समझते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन है फर्स्ट, और ये आपका 10 ईयर का ही क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, लेकिन पहले आपको समझाऊँगा कि क्या बोल रहा है ये। क्वेश्चन में बोल रहा है ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शोज़ प्रॉफिट ऑफ 47,000। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका प्रॉफिट हुआ था 47,000 रुपये एज़ पर कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से, और प्रॉफिट रुपीज़ 35,200 एज़ पर फाइनेंशियल अकाउंट, और फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट अलग आ रहा है, कॉस्ट का अलग आ रहा है, फाइनेंस का अलग आ रहा है। जबकि इन्फॉर्मेशन सेम ही दी गई थी दोनों अलग अलग अकाउंटेंट्स को, लेकिन दोनों ने प्रॉफिट अलग अलग निकाला। यानी दोनों में से किसी एक अकाउंटेंट ने खर्चे या इनकम में गलती करी है। ठीक है, अब हम दोनों के अकाउंट्स को मिलाएंगे कि किसने गलती करी थी। तो आगे लिखा है कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट है 47,000 और फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट है 35,200, है दोनों का प्रॉफिट ही। अच्छा, आगे लिख रहा है ऑन 31 मार्च 2014 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर रिलेटेड फ्रॉम बोथ सेट ऑफ अकाउंट। नंबर 1, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब। फैक्ट्री ओवरहेड, देखो ये जो वर्ड होता है ना ओवरहेड, एक वर्ड होता है ओवरहेड, एक वर्ड होता है एक्सपेंस। दोनों का मतलब ऐसे एक ही है, लेकिन जब हम कॉस्ट अकाउंट बनाते हैं यानी कॉस्ट शीट बनाते हैं तो वहाँ पे ओवरहेड वर्ड यूज़ किया जाता है, और जब हम फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे एक्सपेंस वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब है ना, ओवरहेड यानी ये कॉस्ट शीट का आइटम है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट शीट में अंडर एब्जॉर्ब का मतलब होता है कम लिखे गए। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट शीट में 40,000 रुपये से कम लिखे गए। तो खर्चा अगर हमने वहाँ पे कॉस्ट शीट में कम लिख दिया होगा तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, क्योंकि मैंने बताया अगर खर्चा कम हो जाता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जब हम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपको ना इसमें एक नियम का पालन करना होगा। पहले मैं लिख देता हूँ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट।
और क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है ये। और इसका फॉर्मेट भी आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। सीधी सीधी 2 लाइन आप डाल दीजिए, 2 कॉलम बनते हैं इसमें। ये होता है आपका पर्टिकुलर वाला कॉलम, और ये होता है प्लस आइटम, और ये माइनस आइटम। उसके बाद यहाँ पर एक बात बता दूँ कि इस क्वेश्चन में आपको दोनों ही प्रॉफिट दिए हुए हैं, कॉस्ट अकाउंट का भी प्रॉफिट दिया हुआ है और फाइनेंशियल अकाउंट का भी प्रॉफिट दिया है। आप किसी एक प्रॉफिट से क्वेश्चन की शुरुआत कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, और प्रॉफिट है इसने प्लस में लिखेंगे। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट था 47,000 रुपये। आप शुरुआत क्वेश्चन के ऐसे भी कर सकते थे कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, तो फिर फाइनेंशियल अकाउंट का 35,200 प्रॉफिट भी लिख सकते थे, लेकिन किसी एक प्रॉफिट से शुरुआत करनी है, दोनों से नहीं। तो मैंने आपको कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से शुरुआत करिए। थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम कर लीजिए कि मैं कॉस्ट अकाउंट से शुरुआत कर रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी करा सकता हूँ कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से समझ लीजिए। तो प्रॉफिट एज पर हमने क्या लिख दिया, कॉस्ट अकाउंट। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने कॉस्ट अकाउंट लिख दिया है, तो अब यहाँ पर आप फाइनेंशियल अकाउंट देखिए, फाइनेंशियल अकाउंट, और यहाँ पे है कॉस्ट अकाउंट। तो इस पे निशान लगा दीजिए। जो आपने यहाँ पे लिखा है कॉस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, तो इसके उल्टे पर निशान लगा दीजिए, यानी फाइनेंशियल अकाउंट पर। यानी हमें इसके हिसाब से चलना है, इसको ठीक करना है इसके हिसाब से। यानी कॉस्ट अकाउंट फॉलो करेगा फाइनेंशियल अकाउंट को। ये एरो का मतलब है फॉलो करना। कॉस्ट अकाउंट फॉलो करेगा फाइनेंशियल अकाउंट को ठीक होने के लिए। तो जैसे यहाँ पे लिख रहा है फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड। फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड वर्ड होता है कॉस्ट शीट में, तो कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड कम लिखे गए, अंडर एब्जॉर्ब्ड का मतलब है कम लिखे गए। तो कम लिखने से कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो फाइनेंस का बढ़ गया होगा। हमेशा जब एक का कम होता है ना, तो दूसरे का बढ़ता है, यानी दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है, दोनों के प्रॉफिट्स में। कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में और फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट में उल्टा रिलेशन होता है। हमें सिर्फ प्रॉफिट को पकड़ना है, सिर्फ प्रॉफिट पे टारगेट लगाना है कि प्रॉफिट पे क्या इसका इफेक्ट पड़ा। फैक्ट्री ओवरहेड खर्चे हैं, ये कम लिखे गए फैक्ट्री ओवरहेड खर्चे कॉस्ट शीट में, तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, प्रॉफिट को पकड़ना है। प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो फाइनेंस का प्रॉफिट घट गया होगा। तो अगर इसका प्रॉफिट घट गया है, फाइनेंस का प्रॉफिट अगर घट गया है और इसका फाइनेंस का घट गया है और प्रॉफिट कॉस्ट का बढ़ गया है, तो हम फॉलो किसको कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंट को। तो इसको भी घटाना पड़ेगा क्योंकि ये घटा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे लेस, लेस, और ये पूरी लाइन लिख देंगे फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट, क्योंकि ओवरहेड वर्ड है तो वो कॉस्ट अकाउंट के लिए होता है। तो लेस है तो इसने इस अमाउंट को लेस में लिख देंगे, 40,000 को, यानी माइनस वाले कॉलम में लिख देंगे। अगर ऐड होता तो प्लस वाले में लिखते। अच्छा, अब अगली लाइन क्या है हमारे क्वेश्चन में लिखी, ऑफिस ओवरहेड्स ऑफिस ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड 6,000 रुपये, यानी 6,000 रुपये ओवरहेड है, यानी ये भी कॉस्ट शीट का ही आइटम है, ओवरहेड लिखा है क्योंकि। तो ऑफिस ओवरहेड ज़्यादा लिख दिए कॉस्ट शीट में, कितने, 6,000 से। तो ये खर्चा ज़्यादा हो गया कॉस्ट शीट में, तो कॉस्ट शीट के प्रॉफिट पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, कॉस्ट शीट का प्रॉफिट इस केस में कम हो गया। तो अगर ये कम हो जाता है तो ये बढ़ जाता है, ये इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। लेकिन अब कॉस्ट शीट तो फॉलो कर रही है फाइनेंस को, तो फाइनेंस तो बढ़ा हुआ है, तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, कॉस्ट को भी। तो लिखेंगे ऐड ऑफिस ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब, और अमाउंट लिख देंगे प्लस में 6,000 रुपये। आगे लिख रहा है डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल अकाउंट में लगी थी, यानी दोनों अकाउंटेंट्स ने डेप्रिसिएशन जब लिखी थी तो डेप्रिसिएशन 25,000 रुपये तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने लिखी थी खर्चों में, और डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी कॉस्ट अकाउंट ने कितनी, 2,800। तो दोनों में से एक ने ज़्यादा लगा दी, किसने ज़्यादा लगा दी, कॉस्ट अकाउंट वाले ने। तो अगर कॉस्ट
अकाउंटेंट वाले ने फाइनेंस वाले से 3,000 रुपये डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा दी कॉस्ट शीट में, तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट 3,000 रुपये से कम हो गया होगा। अगर कॉस्ट शीट का प्रॉफिट 3,000 रुपये से कम हो गया होगा तो फाइनेंस का 3,000 से बढ़ गया होगा। अब कॉस्ट शीट तो फॉलो कर रही है फाइनेंस को, तो यानी यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, और ये इसको फॉलो कर रहा है तो इसको भी प्लस करना पड़ेगा इसकी तरह बनाने के लिए। तो यहाँ करेंगे ऐड और लिख देंगे डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स, यानी डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज हो गई 3,000 रुपये से, तो ऐड है इसने 3,000 रुपये ऐड में लिख देंगे। अच्छा, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है। लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंट। देखो कॉस्ट अकाउंट्स में ना इंटरेस्ट वगैरह डिविडेंड वगैरह नहीं आते ना, इनकम टैक्स आता है, ये तीनों आइटम फाइनेंस अकाउंट में आते हैं, तो कॉस्ट अकाउंट में तो ये लिखे ही नहीं जाते। और उसने यही बात बोली कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अकाउंट में लिखे ही नहीं गए, शो ही नहीं हुए 6,000 के, तो इसमें शो नहीं हुए लेकिन फाइनेंस में तो हुए होंगे क्योंकि फाइनेंस का आइटम है। तो फाइनेंस में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिलता है, हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं पैसा तो वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिला, तो फाइनेंस में ये इनकम है, तो फाइनेंस में ये इनकम मिली होगी, तो फाइनेंस के प्रॉफिट पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा, इनकम मिलने की वजह से ये प्रॉफिट बढ़ गया होगा 6,000 रुपये से। लेकिन कॉस्ट अकाउंट में तो ये लिखा ही नहीं जाता, तो कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट फाइनेंस की तुलना में कम रह गए होंगे। तो अगर फाइनेंस के प्रॉफिट इंटरेस्ट मिलने की वजह से बढ़ गए लेकिन कॉस्ट के घट गए, क्योंकि ये उल्टे होते हैं एक दूसरे, ये प्लस है तो ये माइनस ही होगा, एक तो ये भी रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि कॉस्ट अकाउंट में इंटरेस्ट इनकम लिखी नहीं जाती, तो वहाँ के प्रॉफिट वैसे ही कम हो गए क्योंकि वहाँ लिखी नहीं गई वो इनकम, लेकिन यहाँ लिख दी तो यहाँ पे वो इनकम लिखने से यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गए। तो अब ये इसको फॉलो कर रहा है तो इसको भी प्लस करना पड़ेगा उसकी तरह बनाने के लिए। तो यहाँ लिख देंगे ऐड और पूरी लाइन लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंट। कितने रुपए है ये, 6,000 रुपये, तो ये ऐड में लिख देंगे 6,000 रुपये। अगली लाइन देखते हैं, अगली लाइन में क्या लिखा है। अगली लाइन में लिखा है कि इनकम टैक्स प्रोवाइडेड। इनकम टैक्स कभी भी कॉस्ट शीट में हम नहीं लिखते हैं, इनकम टैक्स फाइनेंस का आइटम है, तो इसलिए इनकम टैक्स हमेशा सरकार को देती है कंपनी। तो जब फाइनेंस अकाउंट बने, फाइनेंशियल अकाउंट बने होंगे तो उस समय इनकम टैक्स सरकार को दिया होगा, तो ये खर्चा हो गया होगा। तो खर्चा ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में हुआ है, कॉस्ट अकाउंट में तो इंटरेस्ट वाला खर्चा लिखते ही नहीं है। तो फाइनेंस में जब ये खर्चा हुआ होगा तो फाइनेंस के प्रॉफिट पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा, प्रॉफिट कम हो गए होंगे, क्योंकि जब भी कोई खर्चा बढ़ता है तो प्रॉफिट कम हो जाते हैं। तो इनकम टैक्स फाइनेंशियल में दिया था हमने, तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि ये खर्चा है, तो उसकी वजह से इसका प्रॉफिट कम हो गया होगा फाइनेंस का, लेकिन कॉस्ट का बढ़ गया होगा इसकी तुलना में, क्योंकि वहाँ पे ये खर्चा लिखा ही नहीं गया। जब खर्चा ही नहीं लिखा गया तो प्रॉफिट कम ही नहीं हुआ होगा इसकी तुलना में, तो ये प्रॉफिट ज़्यादा रह गया होगा इसका। तो अब ये तो इसको फॉलो कर रहा है तो इसे भी कम करना पड़ेगा इसकी तरह बनने के लिए। तो लिखेंगे लेस इनकम टैक्स पेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट में हमने इनकम टैक्स पे करा है 4,000 रुपये, और ये लेस है तो यहाँ पे लेस में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफ़र फीस। ये जो ट्रांसफ़र फीस है, ये ट्रांसफ़र फीस हमें मिलती है, लेकिन कहाँ मिली है, फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। ये ट्रांसफ़र फीस हमें मिली है लेकिन केवल फाइनेंशियल अकाउंट में मिली है 14,000 रुपये से। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में मिलने की वजह से इनकम है, ये ट्रांसफ़र फीस मिलने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गए होंगे फाइनेंस के। तो अगर फाइनेंस के प्रॉफिट बढ़ गए तो यहाँ पे प्लस हो गया होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में तो ये मिला ही नहीं, तो इन प्रॉफिट बढ़ ही नहीं पाया, तो वो माइनस रह गया होगा इसकी तुलना में। तो लेकिन ये तो इसको फॉलो कर रहा है तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा इसकी तरह बनाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड ट्रांसफ़र फीस रिसीव्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स 14,000। ऐड है तो हम प्लस में लिखेंगे। अच्छा, आखिरी एक एंट्री और रह गई है इस क्वेश्चन की, लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड 3,200। डिविडेंड भी कभी कॉस्ट शीट में नहीं मिलता। डिविडेंड, इनकम टैक्स, ट्रांसफ़र फीस
और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये चारों आइटम कभी भी कॉस्ट शीट में नहीं आते, ये चारों के चारों फाइनेंशियल अकाउंट में ही आते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंट में डिविडेंड मिलने की वजह से, यानी किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे होंगे तो उस कंपनी, जिस कंपनी के इन्होंने शेयर खरीद रखे हैं ना, उस कंपनी ने इन्हें डिविडेंड दिया, डिविडेंड दिया तो डिविडेंड इनको मिला यानी इनकम हुई, इनकम मिली तो कहाँ मिली, केवल फाइनेंस में मिली, क्योंकि ये डिविडेंड सिर्फ फाइनेंस में लिखा जाता है। तो फाइनेंस में डिविडेंड मिलने से फाइनेंस के प्रॉफिट बढ़ गए होंगे 3200 रुपये, तो यहाँ बढ़ गए। लेकिन कभी भी कॉस्ट शीट में डिविडेंड लिखा ही नहीं जाता, तो कॉस्ट शीट के प्रॉफिट बढ़े ही नहीं होंगे, वो इसकी तुलना में कमी रह गए होंगे, तो घटे गए होंगे, क्योंकि अगर एक तरफ प्रॉफिट बढ़ता है तो दूसरे का जरूर घटता है। तो अब इसका घटा हुआ है, इसका बढ़ा हुआ है, लेकिन ये तो इसको फॉलो कर रहा है, तो इसलिए इसके भी बढ़ा दो प्रॉफिट। तो लिख देंगे ऐड, यानी हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलतियाँ। ऐड यहाँ लिखेंगे डिविडेंड रिसीव्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट में मिलते ही नहीं है। ये लास्ट की जो 4 एंट्रीज़ हैं, ये सिर्फ, ये लास्ट की जो 4 एंट्री आई हैं, ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में इनका ट्रीटमेंट होता है, कॉस्ट अकाउंट में ये कभी नहीं आते। तो इसी वजह से इफ़ेक्ट क्या आया फाइनेंस के प्रॉफिट पे, उसी का उल्टा इफेक्ट ले लिया कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट पर, और फिर उसको रेक्टिफाई कर दिया। तो ये डिविडेंड हमें मिला था 3200, तो ये हो जाएगा आपका 3200 ऐड। फिर लास्ट में क्या करते हैं, क्वेश्चन जब पूरा हो जाता है तो इनका ना टोटल किया जाता है। अब मैं इनका टोटल करता हूँ। देखो इधर आ रहा है 40,000, इधर आ रहा है 4,000 क्रेडिट्स, मतलब प्लस साइड, तो ये आ गया आपका 44,000। अब डेबिट साइड का टोटल भी कर लेते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, पहला 47, दूसरा है 6,000, तीसरा है 3,000, फिर 6,000, फिर 14,000, फिर 3200। तो इधर का टोटल आ रहा है आपका 79,200। तो एक तरफ का टोटल ज़्यादा आ रहा है और एक तरफ का टोटल कम आ रहा है। ज़्यादा किस साइड का आ रहा है, प्लस साइड का, और माइनस साइड का टोटल आ रहा है कम। तो अब ज़्यादा वाले में से आपको क्या करना है, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करना है, यानी 79,200 में से आप माइनस कर दीजिए 44,000, तो माइनस करके आपका आ जाएगा 35,200। तो वो कम वाले की साइड लिख दो ताकि दोनों इक्वल हो जाएं। बड़े में से छोटे को घटा के छोटे की साइड लिख देते हैं ताकि दोनों साइड का टोटल लास्ट में इक्वल हो जाए। तो अब हम यहाँ पर लास्ट में क्या लिखते हैं, जैसे हमने शुरुआत करी थी प्रॉफिट एज़ पर कॉस्ट अकाउंट यहाँ पे, तो अब लास्ट में इसका उल्टा लिखना है आपको। लास्ट में लिखना है प्रॉफिट एज़ पर फाइनेंशियल अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी प्रॉफिट एज़ पर कॉस्ट अकाउंट से, इसने एंड हो रहा है प्रॉफिट एज़ पर फाइनेंशियल अकाउंट से। अगर शुरुआत हुई होती प्रॉफिट एज़ पर फाइनेंशियल से तो एंड होता प्रॉफिट एज़ पर कॉस्ट अकाउंटेंट से। और यहाँ पे प्लस की साइड टोटल जो है, टोटल साइड जो है ये टोटल प्लस का सबसे ज़्यादा आया है, माइनस वाले से ज़्यादा आया मतलब, तो प्लस का टोटल ज़्यादा आया है इसलिए यहाँ प्रॉफिट लिखा गया है। अगर मान लीजिए ये टोटल में से माइनस वाली साइड का टोटल ज़्यादा आ गया होता तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लॉस लिखा जाता, और यहाँ पे सेम ही रहता फाइनेंशियल अकाउंट जो है। तो ऐसे करते हैं। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन की ये ट्रिक तो मैंने आपको बता दी, अब एक ट्रिक और सुनिए आसान सी, वो भी आसान है। देखो जैसे सबसे पहली एंट्री आई थी हमारी इसी क्वेश्चन की, सबसे पहली एंट्री क्या आई थी, सबसे पहली एंट्री आई थी फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड, यानी फैक्ट्री में फैक्ट्री के खर्चे कॉस्ट अकाउंटेंट में, ओवरहेड वर्ड है इसलिए कॉस्ट अकाउंटेंट में आएगा, कॉस्ट अकाउंट में आएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड का मतलब है कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट कम हुए, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड, फैक्ट्री ओवरहेड यानी खर्चे कम लिखे गए कॉस्ट शीट में, तो खर्चे कम लिखने की वजह से कॉस्ट शीट का प्रॉफिट घट गया होगा कि बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा क्योंकि खर्चे कम हो गए, फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे कम लिखे इसलिए कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ गया होगा और फाइनेंस का घट गया होगा। ये सारे हमने इसी तरह से करें। तो जिस पर हमने निशान लगाया ना, ये जो निशान लगाया उस निशान लगाए हुए के अंडर में कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं, कौन कौन से साइन आ रहे हैं। पहला माइनस का आया, फिर प्लस का आया, फिर प्लस का आया, फिर प्लस का आया, फिर माइनस का आया, फिर प्लस का आया, फिर प्लस का आया। इसी के हिसाब से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो पहला क्या आया था माइनस,
तो देखो यहाँ पे माइनस ही हुआ है। दूसरा प्लस आया है तो देखो ऐड हुआ। तीसरा भी प्लस तो यहाँ भी ऐड। चौथा प्लस तो यहाँ भी प्लस। फिर उसके बाद पाँचवा आया था माइनस, तो देखो पाँचवा यहाँ माइनस आया। फिर यहाँ पे छठा प्लस तो यहाँ पर भी छठा प्लस। फिर सातवां प्लस तो यहाँ पे सातवां भी प्लस आया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसे समझना तो ऐसे भी समझ, लेकिन जिस पे निशान लगा हुआ है ना, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जैसे शुरुआत हो रही है क्वेश्चन की प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, तो इसके उल्टे पर निशान लगा दो। ये लगा दिया फाइनेंस पे सबसे पहले, और इसके अंदर जो जो साइन आते जा रहे हैं ना, वही साइन आप यहाँ लिखते चले जाओ और लाइन वैसे की वैसे उतारो, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन की आपको पिक भेज दूंगा, क्वेश्चन की भी और आंसर की भी, फिर आप खुद ट्राई कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन। और 10 ईयर के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा, मैंने टाइप करवा लिए हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी 10 ईयर है तो जब मैं क्लास लिया करूँ तो आप 10 ईयर ओपन कर लिया कीजिए। मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको ईयर बता दूंगा कि मैं इस ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2008 का था जो मैंने आज आपको कराया है। ओके, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में गूगल मीट ऐप पे इस चैप्टर को कंटिन्यू करूँगा। ओके, बाय।